जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका 18th नंबर लेक्चर तक आपने जो कंटिन्यूअस स्टडी किया हुआ है और उसी के क्रम में आज 19th नंबर लेक्चर जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज की लेक्चर जो होगी उसका मुख्य टॉपिक्स होगा मेरे बाबू, वर्क डन ड्यू टू रोटेटिंग डाइपोल इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रोटेटिंग डाइपोल इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, या उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो वर्क डन का वैल्यू कितना होगा, या उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंजिंग होगी। आज की मुख्य टॉपिक्स यही रहेगी। तो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते और जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। और हाथों के लकीरों पर क्यों करते हो भरोसा, हाथों के लकीरों पर क्यों करते हो भरोसा, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इस कोटेशन का एक्चुअल मीनिंग ये है बाबू मेरे कि आपको सब कुछ तकदीर के भरोसे नहीं छोड़ देना है, आपको कर्म करना है। एक ये भी बात कही जाती है कि कहीं तकदीर में ये बातें लिखी हो कि आप करोगे तभी मिलेगा, और आप करो ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। इसलिए मेरे बाबू हमेशा इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, हमेशा जो कर्मठता के साथ जो अपने वर्क को, अपनी ड्यूटी को करते रहना चाहिए। और बाकी जो भाग्य में होगा वो होता रहेगा वक्त के साथ। जब जैसी वक्त आएगी अपने आप ऑटोमेटिक जो है वह कर्म जो है जगह पकड़ते चला जाएगा। बट हमको कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए या अपने भाग्य को कोसने वाली काम नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि बस हम अपने वर्क को, हम अपनी ड्यूटी को, हम अपने कर्म को ईमानदारी से, लगन से, कर्मठता से करते रहें। बाकी सब कुछ जो है वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वक्त के साथ जो है आपको उसका रिजल्ट मिलते चला जाएगा। तकदीर के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग इस बेहतरीन थॉट के साथ अपनी सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप भी जो है बिल्कुल अपने कर्म पर विश्वास करेंगे, तकदीर के भरोसे नहीं बैठेंगे। तो चलिए हम लोग अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स की ओर। तो आज की टॉपिक्स होगी मेरे राजा, आज की टॉपिक्स होगी इलेक्ट्रिक, आज की टॉपिक्स है देख लीजिए, वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, आप देख लो, ये देख लो आप जो है, यानी कि ये टॉपिक्स आपके स्क्रीन पर दिख रही है, वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके घुमाते हैं, या अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करती हो तो इस ड्यूरेशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, या इस ड्यूरेशन में वर्क डन कितना होगा, इसकी जो है वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा देखिएगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। यानी डाइपोल को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक रोटेट कराने में जो वर्क डन होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं बाबू, कर कि लेट ए बी, यानी ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, डाइपोल मोमेंट पी। बाबू हम लोग डाइपोल मोमेंट को पी से इंडिकेट करते हैं। कर कि इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ई में रखी गई है एट एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर।
यानी डाइपोल का नाम क्या है बाबू मेरे, ए बी। मोमेंट उसकी कितनी है, पी, और वह किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है, ई, और किस एंगल पर रखी गई है, थीटा। इसे चित्र में दिखाया गया है, आप इस फिगर में देखेंगे। आगे देख लीजिए कि ये सपोज करो मेरे बाबू, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, मीन्स ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। पॉइंट ए पर सोचो कि माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट बी पर सोच लो कि प्लस क्यू चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट को आप जानते हो कि किधर से किधर होगा, हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो मोमेंट की जो डाइपोल मोमेंट पी की जो डायरेक्शन होगी मेरे राजा, वह माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ली जाएगी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ली जाएगी। और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ई ले लो, और यूं सोचो कि जो डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। यानी इस मोमेंट के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल कितनी है बाबू मेरे, थीटा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच की एंगल कितनी है, थीटा है। अब आपको बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, या इसको रोटेट करेंगे तो वर्क डन कितना होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होती है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और कितना फोर्स लगता है मेरे राजा, कितना फोर्स लगता है, तो Q इंटू ई, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है। और निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगी, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी माइनस क्यू इंटू ई। निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी माइनस क्यू इंटू ई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब सोचो कि ये डाइपोल जो है, डाइपोल के लेंथ को यानी डाइपोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 12 से इंडिकेट करते हैं। तो सोचो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, बीच की एंगल थीटा है, तो क्या इसमें टर्क मिलेगा, बोलो हाँ या ना। तो इस पर टर्क कितना हो जाएगा बाबू मेरे, टर्क कितना हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम फिगर we know that torque on dipole, डाइपोल पर टर्क कितना हो जाएगा बाबू मेरे, तुम तो टर्क का जनरल फॉर्मूला जानते हो कि पी साइन थीटा, जहाँ थीटा जो होती है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल होती है। बोलो, डाइपोल मोमेंट है पी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, बीच का एंगल है थीटा। तो डाइपोल मोमेंट पे लगने वाला टर्क हो जाएगा पी साइन थीटा। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मेरे राजा, मेरे लाल लालियों। मजा आ रहा है ना, बहुत आसान है क्योंकि तुम टर्क पढ़ चुके हो। वैसे बच्चे जो इससे पहले लेक्चर नंबर 18 और 17 पढ़ लिए हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत आसान होने वाला है, ये बहुत आसान। और वैसे बच्चे जो नए जुड़े हैं, थोड़ी बहुत डाउट होगी तो आप इसे पिछले वाले लेक्चर को जो लिंक पे जा करके आराम से देख लो, फिर इसको एक बार और रिपीट करके देख लो। देखो तुम्हारी पढ़ाई कितनी खूबसूरत हो जाती है, कितनी बेहतरीन हो जाती है, लाजवाब पढ़ाई होने वाली है तुम्हारी। तो चलो टर्क के लिए तुम स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। सोचो मेरे राजा, मान लो कि ये जो तुम्हारी डाइपोल है ये भी जो डाइपोल है, यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज लिया था और इस पर जो फोर्स लग रहा है तुम्हारा क्यू इंटू ई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस पर हमने माइनस क्यू चार्ज की कल्पना की थी, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है मेरे राजा, ये माइनस क्यू इंटू ई लग रहा है। अब बताओ इसकी डाइपोल मोमेंट किधर से किधर है मेरे बाबू, डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। डाइपोल मोमेंट तो रट ही जाओ, हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है। ये पी का डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है। अब चलो तुम ध्यान देना, सोचो ये हम लोग लिए थे कि ये एंगल कितनी थी बाबू मेरे, थीटा थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो ये एंगल है ये थीटा ले रहा है। अब मान के चलो कि इस डाइपोल को अगर हम लोग एक छोटे से एंगल डी थीटा से डिस्प्लेस्ड करते हैं, मान लो इस पॉइंट को हम लोग बी को यहाँ ला देते हैं, इसको बी डैश ले लो, तो ए जो होगी इस पॉइंट पे आ जाएगी, इसको ए डैश ले लो। तो बी पर तो पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, यानी क्यू इंटू ई जो है इधर ही लगेगा। और ए पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर हमेशा माइनस क्यू इंटू ई इधर ही फोर्स लगेगा, यानी इस पर जो टर्क होगी वो हमेशा क्लॉकवाइज होगी। यानी ये जो डाइपोल होगी इस पर टर्क क्लॉकवाइज होगी,
बट अगर सोचो कि मैं इसको इस पोजीशन से डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पे ला से डिस्प्लेस कर रहा हूँ, एक छोटी सी एंगल से अगर डी थीटा से डिस्प्लेस करता हूँ, तो टर्क के अपोजिशन में वर्क डन होगा कि नहीं। देखो ये जो टर्क लग रही है डायरेक्ट इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है, और तुम इसको उसके अपोजिशन में इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ला रहे हो, तो तुमको तो उसके अपोजिशन में वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तभी ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आएगा। मान लो कि इसको एक छोटी सी एंगल डी थीटा से रोटेट कराने में वर्क डन को अगर हम लोग डी डब्ल्यू मान लेते हैं, तो उस डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे राजा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो बताओ इसको डी थीटा से रोटेट कराएंगे तो वर्क डन कितनी होगी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है। देखो कह रहे कि लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा। मान लो कि एक छोटी सी एंगल डी थीटा से इसको रोटेट कराने में वर्क डन को डी डब्ल्यू मान लिया जाए, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो चलो हम लोग जानते हैं कितना बाबू, देयरफॉर डी डब्ल्यू का ये वैल्यू हो जाएगा जो वर्क डन हो जाएगा ड्यू टू ए स्मॉल रोटेशन डी थीटा, तो इसका वैल्यू होता है टर्क इनटू डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन की जनरल फार्मूला होती है बाबू मेरे, रट जाना इसको, वर्क डन इक्वल टू टर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार हमने तो फोर्स के टर्म में पढ़ा था, हमने तो फोर्स के टर्म में पढ़ा था वर्क डन का फॉर्मूला, हमने तो पढ़ा था एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। सही बात है, तुमने एफ डॉट डी एक्स पढ़ा था, बट जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में होता है तो वर्क डन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और वही जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में होता है तो हम लोग टर्क वर्क डन को जो ऐसे लिख देते हैं। यानी डी डब्ल्यू का ये भी वैल्यू होता है, डी डब्ल्यू बराबर कितना होता है, यानी एंगुलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो टर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और लीनियर फॉर्मेट में लिखेंगे तो फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। तो आप याद रखोगे। चलो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तुम जानते हो कि टर्क का वैल्यू कितना है बाबू मेरे, टर्क का वैल्यू कितना है, तो पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, और ये डी डब्ल्यू को डी डब्ल्यू, डी थीटा को डी थीटा ही रहने दो, ये डी डब्ल्यू हो गया तुम्हारा। इसको सोचो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो एक छोटी सी एंगल डी थीटा से रोटेट कराने में इतना वर्क डन है, तो मान के चलो बाबू मेरे कि अगर ये इनिशियली थीटा 1 पर हो और मूव इसको रोटेट करके थीटा 2 पर ले जाए तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन की बात आ जाए, लिख देंगे देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा मेरे राजा, मेरे लाल लालियों बताओ। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल वर्क डन के लिए, इसको डब्ल्यू मान लो, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाए कितना, इंटीग्रल डी डब्ल्यू, और इंटीग्रल डी डब्ल्यू की वैल्यू अगर बोलें तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी ई साइन थीटा, और ये डी थीटा, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन थीटा 1 है, सेकंड पोजीशन थीटा 2 है, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर दो। चलो इसमें देखो, तुम देखो इसमें ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। साइन की इंटीग्रेशन बाबू मेरे माइनस कॉस होती है, साइन की इंटीग्रेशन जो होती है माइनस कॉस थीटा होता है, और ये थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक रहने दो। अब लिमिट भर दो तुम, देखो उसमें से माइनस पी और ई को बाहर कर दो, अपर लिमिट भर दो, अपर लिमिट हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और यही जो वर्क डन हो जाएगा ड्यू टू रोटेटिंग डाइपोल, और यही जो वर्क डन होगा उस डाइपोल को रोटेट करने में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो चलो तुम इसको नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे राजा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। वर्क डन की फार्मूला तुम याद रखोगे, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और यही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो तुम जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लिया तो चलो आगे बढ़ते हैं। लिख देंगे दिस वर्क
in the form of electric potential energy इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को बाबू हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं, तो यू इक्वल टू हो जाएगा डब्लू, और यदि डब्लू की बात करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगी बाबू मेरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब चलो सोचो, कहता है कि इफ थीटा 1 इक्वल टू मान लो 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू मान लो हम लोग थीटा मान लेते हैं। मान लो इनिशियली डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में 0 डिग्री पर है और रोटेट करके उसको किसी पोजीशन थीटा पे लाते हैं, तो देयरफॉर ई बराबर कितना हो जाएगा बताओ, यू का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस पी ई, और ये देखो कॉस थीटा 2 के जगह पर कॉस थीटा भर दोगे और कॉस थीटा 1 के जगह पर 0 डिग्री भर दोगे, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ये माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। या तो चाहोगे तो माइनस को अंदर भी भर सकते हो, तुम चाहोगे तो माइनस को अंदर रख सकते हो, और इसी को लिखा जा सकता है क्या मेरे राजा, तो u इक्वल टू पी ई और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो इतना भी तुम लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला याद रखोगे, अगर थीटा 1 0 डिग्री है और थीटा 2 जो है तुम्हारा थीटा है एट एनी कंडीशन में, यानी 0 से रोटेट करके थीटा पर ले जाते हैं, तो वर्क डन का वैल्यू इतना हो जाएगा, वर्क डन का वैल्यू इतना हो जाएगा। चलो तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चलो तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसमें थोड़ी सी एक बात और सीखोगे, मैं इसको इरेज कर दिया। अब चलो एगेन सिस्टम की अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात किया जाए, अगेन इफ थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा, देयरफॉर यू इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे राजा, माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, और ये माइनस पी ई कॉस थीटा ही रह जाएगा क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। आप इसको जो है W इक्वल टू भी लिख सकते हो माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा, आप इसको 0 भी लिख सकते हो। सोचो मेरे राजा, सोचो कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखी गई है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जो है ये इसके परपेंडिकुलर रखी गई है, और परपेंडिकुलर से घुमा करके हम लोग इसको किसी एंगल थीटा पर लाते हैं, परपेंडिकुलर से इसको रोटेट करके किसी एंगल थीटा पर लाते हैं, परपेंडिकुलर से रोटेट करके, यानी इनिशियल एंगल जो है ये तुम्हारा 90 डिग्री है, और फिर इसको हम लोग रोटेट करके थीटा 2 इक्वल टू थीटा पर लाते हैं, और ये थीटा 1 का वैल्यू तुम्हारा 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में वर्क डन का वैल्यू का जनरल फार्मूला ये हो जाएगा, मीन्स सोचो कि किसी भी डाइपोल को 0 एनर्जी से, यानी जब भी डाइपोल जो परपेंडिकुलर होगा तो एनर्जी 0 हो जाएगी,
और जीरो के पोजीशन से अगर तुम कुछ डिग्री से रोटेट कराते हो तो जो वर्क डन हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी, उसका जनरल फार्मूला हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो जनरल फार्मूला याद रखोगे कि जब भी कोई डाइपोल तुमको सिंपल रख दिया था ऐसे मेरे राजा, तो ऐसे याद रखोगे कि एनर्जी जीरो से लेकर के किसी पोजीशन पे रखी गई है, सीधे तुमको ऐसे दी जाती है कि कोई डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये मोमेंट हो गया, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो तुम सोचो कि जीरो से उस पोजीशन तक लाया गया है, यानी 90 के पोजीशन को हम लोग पर 90 के पोजीशन पे एनर्जी जीरो होती है, यानी जब एनर्जी जीरो थी तो जीरो के कंडीशन से अगर इस कंडीशन में ला रहे हैं तो इसमें कुल कितनी स्टोरेज एनर्जी होगी, तो जो स्टोरेज एनर्जी की वैल्यू होगी जनरल में माइनस पी ई कॉस थीटा ही होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। माइनस पी ई कॉस थीटा का मतलब जब भी इसको हम लोग किसी भी एंगल थीटा पर दिखा दिया तो माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा। तुमको अगर मेरे राजा कभी दिखाया जाता है कि कोई डाइपोल है, कोई डाइपोल है और ये जो डाइपोल है सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मोमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है 60 डिग्री के एंगल पर है, 60 डिग्री पर एंगल पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो माइनस पी ई कॉस 60 भर दोगे, माइनस पी कॉस 60 भर दोगे यानी माइनस पी ई बाई 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर एक सिंगल एंगल देता है, पोजीशन देता है कि इसी एंगल पर रखी गई है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आप इतना रखोगे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है, आज तो तुम लोग धमाल मचाने वाले हो। आज की जो पढ़ाई होगी एकदम बहुत बेहतरीन होगी, आज तो मजा आ जाएगा। तुम लोग एकदम आनंद के साथ खुशी को जो है एकदम आनंद के साथ तुम लोग जो बैठो और खुशी के साथ एकदम जो है खेलते रहो। चलो हम लोग देखते हैं मेरे राजा, चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स में। ये देखो ये केस फर्स्ट मैं कर दिया, ये केस फर्स्ट है। सोचो कि ये तुम्हारी एक डाइपोल है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो तुमको तो पता है कि मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होने वाला है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया मेरे राजा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी पी का डायरेक्शन इधर हो गया और ई का डायरेक्शन भी इधर हो गया। तो बताओ पी और ई दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, तो वही कहता है कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन्स जो डाइपोल है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखी गई है, यानी कि जो मोमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, यानी दैट इज तुम कह सकते हो कि जो डाइपोल मोमेंट है यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरे राजा बताओ तुम। जब एक ही लोकेशन दिया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, तो माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, और माइनस पी कॉस थीटा का मतलब बोले तो कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 बोले तो ये पी ई हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है मेरे राजा, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, और कॉस 0 अगर 1 होता है तो W का वैल्यू माइनस पी होगा। और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, माइनस का मतलब मिनिमम नीचे, तो माइनस मतलब एनर्जी लो है, कम है, घट गई है, तो यहाँ एनर्जी जो होती है ये माइनस में है, मीन्स ये मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होगी मेरी राजा, मिनिमम मेरे लाल लालियों, यह जो एनर्जी होगी ये सबसे छोटी एनर्जी होगी। मजा तो आ रहा है, बोलो कब एनर्जी मिनिमम होगी, और मिनिमम एनर्जी होने के लिए एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए मेरे राजा, कमेंट करके जल्दी से बताओ। मिनिमम एनर्जी होने के लिए एंगल 0 डिग्री होगा, दैट मीन्स जब एंगल 0 डिग्री होगा यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उस कंडीशन में एनर्जी जो होगी मिनिमम होगी। आज जिस कंडीशन में एनर्जी मिनिमम होती है ना बाबू मेरे, डाइपोल उसी वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो इस कंडीशन में जो डाइपोल होगा वह स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा मेरे राजा। तो डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये दोनों थीटा 0 डिग्री होगी। तुम ये भी बात जान लो कि दुनिया के किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है।
तो अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे हाई होगा। तो बताओ, तुम कमेंट करके बताओ कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए तो स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी कि लो होगी, यानी स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। बताओ मेरे राजा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो डाइपोल स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? बताओ। डाइपोल एनर्जी मिनिमम मीन्स डाइपोल स्टेबल। एनर्जी मिनिमम होगी, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगी वैसे वैसे जो है डाइपोल की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और जिस सिचुएशन में एनर्जी सबसे छोटी होगी उस कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी सबसे हाई होगी। तो तुम ये बात याद रखोगे कि थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए क्या होगा, ये हाई यानी स्टेबल होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और एनर्जी को मिनिमम माना जाएगा। चलो इसको स्क्रीनशॉट लेते चलो, हम आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेते चलो, हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स की ओर। तो चलो फिर देखो ये केस 2 देखो, ये केस 2 देखो मेरे राजा। मान लो कि ये पॉइंट हमने ए रख लिया है और ये पॉइंट हमने बी रख लिया है और तुमको ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है और तुम जानते हो कि हम हमेशा जो है ए पर नेगेटिव क्यू और बी पर प्लस क्यू ले रहे हैं। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा मेरे राजा, यहाँ डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी तो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी, यानी जो पी का डायरेक्शन होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंट के बीच की एंगल कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंट के बीच की एंगल कितनी होगी मेरे बाबू, 180 डिग्री हो जाएगी। तो वही कहता है कि इफ मान लो थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाता है मीन्स जो डाइपोल मोमेंट है या अपोजिट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, अपोजिट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस कंडीशन में सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फार्मूला तो याद रखोगे माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू 180 है, कॉस 180 का वैल्यू कमेंट करके जल्दी से बताओ, लाइन लगाओ कॉस 180 का वैल्यू, माइनस 180 का वैल्यू बताओ कितना होता है, बताओ माइनस 180 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 का वैल्यू कितना बताओ, -1 होता है मेरे राजा, ये 1 और ये माइनस, ये 1 और ये माइनस, तो कितना होता है बताओ। तो ये पी ई और इसका वैल्यू -1, कुल मिला के बोले तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे राजा, ये हो जाएगा प्लस में पी ई, यानी ये एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी की ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम होती है मेरे बाबू, मैक्सिमम होती है। और ये मैक्सिमम हो गई, ये अधिकतम हो गई, तो इसका मतलब कि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो स्टेबिलिटी मिनिमम, यानी इस कंडीशन में डाइपोल जो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ये डाइपोल, तुम याद रखोगे, अस्थायी संतुलन में होगा। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी सबसे मिनिमम होगी और जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी। तो याद रखोगे ना, बताओ एंगल के किस वैल्यू के लिए, यानी थीटा के किस मान के लिए स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री और पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा, वैल्यू भी याद रखो पी ई हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब तो आ रहा है ना मजा, बोलो आगे बढ़े, बोलो कि बढ़े कि छोड़ दें, अच्छा बढ़ जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, चलो बढ़ जा रहे हैं, जब तुम्हारी विचार है तो बढ़ जा रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं केस 3, केस 3, केस 3 देखो, ये देखो मेरे राजा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और देखो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, और ए पर तुम जानते आए हो कि माइनस क्यू रखते हैं और बी पर प्लस क्यू रखते हैं। तो प्लस क्यू पर फोर्स किधर लगता है मेरे बाबू, प्लस क्यू पर फोर्स लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू पर फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है मेरे राजा। यहाँ माइनस क्यू मैं लिख देता हूँ। और बताओ डाइपोल मोमेंट हमेशा किधर से किधर, डाइपोल मोमेंट तो हमेशा जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर हमको लेना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माइनस क्यू टू प्लस क्यू। बोलो अब तुम ढूंढो, यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंट के बीच की एंगल कितनी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड और मूवमेंट के बीच की एंगल कितनी है मेरे बाबू, ये 90 डिग्री हो गई, ये 90 डिग्री हो गई। वही कह रहा है कि इफ, सोचो यदि थीटा का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री भर लें और इसी को तुम 270 डिग्री भी ले सकते हो, इसको अपोजिट भी तुम यहाँ ए और यहाँ बी कर लो, कोई बात नहीं है। तो ये अगर थीटा का वैल्यू तुम 90 ले लिया या 270 डिग्री ले लिया, डेट मीन्स जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस सिचुएशन में एनर्जी कितनी होगी बोलो, इस सिचुएशन में जो एनर्जी होगी, एनर्जी का वैल्यू बताओ, एनर्जी का वैल्यू एनर्जी के साथ बताओ, तुम्हारी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, फुल एनर्जी के साथ बताओ कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर कंडीशन में एनर्जी कितनी होगी। तो फार्मूला तो तुम जानते हो, माइनस पी ई और कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री या 270 डिग्री भर सकते हो। तो कॉस 90 जीरो होने की वजह से ये जीरो हो जाएगा। तो तुम बताओ कि डाइपोल के, अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो किस कंडीशन में एनर्जी जीरो होगी, कमेंट करके बताओ। थीटा के किस वैल्यू के लिए एनर्जी 0 डिग्री होगी बताओ, थीटा के किस वैल्यू के लिए एनर्जी 0 डिग्री होगी, तो बताओ। यानी एक तरह से कह लो कि जो डाइपोल होगा विदाउट एनर्जी रहेगा, यानी एकदम बिल्कुल जो है उसके पास कोई एनर्जी नहीं हो, तो उसके लिए पोजीशन जो है कितना होना चाहिए मेरे राजा, ये 0 डिग्री होना चाहिए, सॉरी 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको भी तो स्क्रीनशॉट लेते चलो और आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते रहो मेरे लाल लालियों, आगे बढ़ते रहो। अब चलो हम इसी बात को थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं, इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। तुमने तो देखा कि सबसे मैक्सिमम एनर्जी किस एंगल के लिए, मिनिमम एनर्जी किस एंगल के लिए और जीरो एनर्जी किस एंगल के लिए। तो हमने देखो इसको एक्स एक्सिस कंसिडर कर रखा है, ये मान लो मेरे बाबू एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर हमने एंगल को रख दिया, ये थीटा को रख दिया। तुम ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पर हमने एंगल को रख दिया, एक्स एक्सिस पर हमने थीटा को रख दिया है, एक्स एक्सिस पर हमने एंगल को रख दिया है। और ये है तुम्हारी वाई एक्सिस, ये है तुम्हारी वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को रख दिया है, वाई एक्सिस पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को रख दिया है। ये ओरिजिन हो गई, ये ओरिजिन होगी। अब तुम जान लो, ग्राफ को समझो कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में बढ़ेगी ग्राफ पे ऊपर चढ़ेंगे, और यदि पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो ग्राफ पर नीचे जाएंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में बढ़ती है तो ग्राफ पर हम लोग नीचे जाएंगे। बोलो, इधर पॉजिटिव में पी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, इधर निगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। अब यहाँ निगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब तुम अपने सिचुएशन के हिसाब से बताओ, बताओ जब 0 डिग्री की एंगल होती थी, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। इसको मैं कई पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मान लो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये मान लो कि 270 डिग्री है, सॉरी इसको 180 डिग्री ले लो। मान लो ये 180 डिग्री है, फिर इसको 270 डिग्री ले लो, और फिर इसको 360 डिग्री ले लो, 360 डिग्री ले लो। अब बताओ तुम एकदम प्यार से बताओ कि सोचो कि जब एंगल 0 डिग्री थी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती थी मेरे बाबू। एंगल के वैल्यू 0 डिग्री के लिए तुमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आती थी, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, ये माइनस पी ई होती थी। और जब एंगल का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 90 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 पर आ गई थी। और 180 डिग्री के कंडीशन में तुम इसके सामने आ जाओ, 180 डिग्री कंडीशन में ये मैक्सिमम होती थी, ये प्लस में एनर्जी होती थी, मैक्सिमम पी होती थी। फिर 270 की बात करें तो एनर्जी 0 हो जा रही थी, और 360 पर बिल्कुल वैसे ही निगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगी मेरे राजा, निगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगी। अब आप इन सबको मिला करके ग्राफ खींच दो, इन सबको मिला करके ग्राफ खींच दो। तुम देखो इसको ग्राफ कैसे खींचोगे, थोड़ी सी बार प्यार से देखना, इसको प्यार से ग्राफ खींचना है। कैसे खींचोगे तुम, देखो ये थोड़ी सी इसको जो है और बेहतरीन तरीके से
तो इस तरीके से देखो तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हो जाएगा विथ एंगल, यानी किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रोटेट कराएंगे तो एंगल के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन होगा उसका वैल्यू तुम इस ग्राफ से दे सकते हो, इस ग्राफ से दे सकते हो। 360 के बाद फिर प्रोसेस वही रिपीट होने लगेगी। अब देखो मेरे राजा, तुम जानते हो कि यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है, ये भी मिनिमम एनर्जी है, यानी मिनिमम एनर्जी का मतलब है कि इस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जिस कंडीशन में एनर्जी मैक्सिमम है, जिस कंडीशन में एनर्जी मैक्सिमम है उस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो तुम देखते रहो, जब एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी सबसे मिनिमम होगी, और जब एनर्जी सबसे मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी सबसे हाई होगी। तुम इस ग्राफ को बहुत बारीकी से ध्यान से देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पे ड्रा कर लो जल्दी से। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखा दिया ही तो इसने तुमको। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत छोटे छोटे खूबसूरत क्वेश्चन जो कि ये कई एग्जामों में आ चुके हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो इवन जो है नीट या जेई के जो एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है तुमको कभी भारी नहीं लगेगा, बस तुम ये समझ गए कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब एनर्जी मैक्सिमम होगी, कब एनर्जी मिनिमम होगी। रोटेट करा के वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे ले जाएंगे तो एनर्जी का फार्मूला कितना होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अगर किसी पोजीशन पे स्थिर है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस पी ई कॉस थीटा होगी। और अगर तुम इतना समझ गए तो मुझे विश्वास है इन सारे क्वेश्चन का आंसर तुम जो फट फट दे दोगे, एकदम झट झट दे दोगे। तो चलो आ जाओ हम फटाफट इसको जो है देखते हैं। तो आ जाओ मेरे लाल लालियों प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। देखो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is lying inside a uniform electric field E, a uniform electric field E। कह रहा कि the work done in rotating the dipole बाई 90 डिग्री। बताओ कि इसको 90 डिग्री से रोटेट कराने के लिए वर्क डन कितना होगा। मीन्स सुनो, जो डाइपोल मोमेंट है इनिशियली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इनिशियली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तुम ऐसे देखो, मान लो ये कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे राजा, और कोई डाइपोल जो है, कोई डाइपोल इसमें इनिशियली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, यानी कि जो मोमेंट की डायरेक्शन है इनिशियली यानी शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। मीन्स थीटा 1 की अगर बात किया जाए तो ये 0 डिग्री है, थीटा 1 की अगर बात किया जाए तो ये 0 डिग्री है। और फिर सोचो कि इस डाइपोल को हम लोग रोटेट करा के परपेंडिकुलर पोजीशन पे ला देते हैं, यानी इस डाइपोल को हम लोग इस पोजीशन पे ला देते हैं, इसको रोटेट करा के हम लोग जो है इसको इस सिचुएशन में ला देते हैं। चलो इसको मेरे राजा, इसको हम लोग इस पोजीशन से इस पोजीशन पर ला देते हैं। तो मान लो अगर मोमेंट P इधर हो गया तो अब तो थीटा बदल गया, अब तो थीटा 90 डिग्री हो गया। तो डेट मीन्स बोले तो थीटा 2 कितना, थीटा 2 कितना 90 डिग्री। और तुमको बताना है कि इस कंडीशन में कितनी एनर्जी होगी, यानी W का वैल्यू वाट, W का वैल्यू वाट। चलो इसको तू स्क्रीनशॉट ले लो, तुम यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हो। बताओ W का फार्मूला कितना होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। वैल्यू रख दो तुम, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो माइनस पी और ई रहने दो, कॉस 90 डिग्री। और कॉस थीटा 1 का बोले वैल्यू तो कॉस 0 डिग्री। और बताओ कॉस 90 का वैल्यू कितना मेरे राजा, जल्दी से 90 और 0 दोनों का वैल्यू कमेंट करके बताओ। कॉस 90 कितना, कॉस 90 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज यार, 90 वाला तो 1 होता है, 0 वाला 1 है, 0 होता है। ऐसा थोड़े ना है, वो तो साइन के लिए होता है, साइन के लिए जो है
और कॉस के लिए जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है मेरे बाबू। तो कॉस 90 यहाँ पर कितना होगा, कॉस 90 का वैल्यू 0 और कॉस 1 का वैल्यू ये फार्मूले वाला माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी हो जाएगा। ढूंढो तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ढूंढो तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है। अरे बिल्कुल दिख रहा है, बढ़िया से देखो, देखो कोई ना कोई दिख रहा है। प्लस पी ढूंढो इसमें, देखो पहले ही है प्लस पी, फिर है √2 × पी, फिर है p/2 और फिर है ये d2√p। तो ऑप्शन नंबर बताओ, ऑप्शन नंबर 1। काफी बच्चों का कमेंट आ रहा है और बहुत खूबसूरत कमेंट, दिल गदगद कर दिया तुम लोगों ने कमेंट से। बेहतरीन पढ़ रहे हो तुम। चलो मेरे लाल ललियो आगे बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E कर कि हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत क्वेश्चन आ गया। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अभी तो जस्ट सीखे हैं, किस एंगल के लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है मेरे लाल लालियो, फटाक से आंसर बताओ तुम। कर कि व्हेन द एंगल बिटवीन P एंड E, बताओ P और E के बीच की एंगल कितनी होगी कि एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। फटाक से कमेंट करके आंसर बताओ। सभी के कमेंट पर निगाह रखा हूं, मैं देख रहा हूं सभी बच्चों की कमेंट को जो है मैं एक एक करके देख रहा हूं। कुछ बच्चे तो दूसरे काम धंधे में लगे हैं। अरे कभी कभी पढ़ भी लिया करो, पढ़ भी लिया करो, कभी कभी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। तुम लोग क्या क्या कमेंट करता है रे, कभी कभी पढ़ लो, पढ़ाई बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। देखो जीवन इसी पर, जीवन की जो है आने वाली भविष्य इसी पर निर्धारित होगी कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारी फ्यूचर किधर जाने वाली है। तो पढ़ाई पर ध्यान दो, सब देख लो। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P और E के बीच की कितनी होगी। तो देखो बताओ कब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो मिनिमम 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 हायर है मेरे मिनिमम। तो देखो तुम मिनिमम के लिए फार्मूला होता था, कितना होता था मेरे को भूल गए, बताओ तुम बताओ। अरे यार जब मिनिमम की बारी आती थी तो cos 0 डिग्री लेते थे और 0 डिग्री लेते थे तो यही तो -P आता था, इसी को तो मिनिमम बोलते थे। बताओ मेरे लाल लालियों, इसी को तो मिनिमम बोलते थे। तो मिनिमम के कंडीशन में थीटा 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बोलो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो बताओ हमारे लिए ऑप्शन नंबर, वाह वाह वाह, कुछ लोग तो अंडे का सिंबल देता है जी, ये 0 को अंडा बोल रहा है सब। चलो ठीक है मेरे लाल लालियों, तुम समझ गए। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है मेरे बाबू। कह रहे कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, बताओ डाइपोल मोमेंट कितना, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। अब कह रहे कि हैज अ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। दम तो यहाँ पर है कि डाइपोल मोमेंट और P के बीच का एंगल क्या होगा कि एनर्जी मैक्सिमम होगी। चलो तुम बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किस एंगल के लिए एनर्जी मैक्सिमम होगी। 0 डिग्री के लिए होगी क्या, π/2 के लिए होगी क्या, पाई के लिए होगी क्या, या 3π/4 के लिए होगी क्या। तो बताओ, अभी तुमने पढ़ा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता था PE cos थीटा, और cos थीटा के कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये पॉजिटिव हुआ करता था, याद करो। तो ये होता था प्लस में PE, आप प्लस में PE को बोलते ये मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब हुआ 180 डिग्री, आकि 180 डिग्री हो, 180 की 180 डिग्री। अरे दोनों एक हुआ बेबकलोलो, उसी को तो हम लोग पाई कहते हैं। यानी हमारे लिए खूबसूरत आंसर है, पाई हो जाएगी या 180 डिग्री हो जाएगी। चलो तुम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। क्वेश्चन बिल्कुल स्टोरी रखना जरूरी है, तुम स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आंसर तो खुद से बना लोगे। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो मेरे लाल लालियों देखो ये अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट P placed in a uniform electric field, placed in a uniform electric field E has 0 potential energy। आंसर को झटाट से लाइन लगा दो तो तुम लोग कमेंट में आंसर का।
क्वेश्चन देखते देखते आंसर का लाइन लगा दिया तू सबने, क्या बात है, हमको लगा सब सो गया, अरे तू तो जगा है बे। चलो, तो आनंद आ रहा है, मिल रही है ना खुशी, बोलो। छोटका तो पूरा खुशी के साथ ही रह रहा है, नजर ही नहीं आ रहा है कि इसकी पढ़ाई कहाँ जा रही है। चलो देखते हैं, कह रहे कि इसमें तुम बताओ पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होती थी। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला पी कॉस थीटा, और बताओ पी कॉस थीटा, और जब थीटा हम लोग 90 रखते थे यानी π/2 रखते थे, जब π/2 रखते थे तो कितना होता था मेरे लाल लालियों, ये जीरो का मतलब पूरा जीरो, डेट मीन्स बोले तो बी, डेट मीन्स बोले तो बी, यानी आंसर नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो, कर केन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल का लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर मेरे लाल लालियों। डाइपोल दोनों पोल के बीच की दूरी कितना, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो डाइपोल जो है उसकी एक जो एक्सिस से डाइपोल की लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ढूंढो। यहाँ 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। कर इफ इट एक्सपीरियंस और टॉर्क ऑफ इतना न्यूटन मीटर, इस पर टॉर्क कितना लग रहा है, तो तुमको पोटेंशियल एनर्जी बता देना है मेरे लाल लालियों। ये देखो जे फॉर जूल पढ़ना है, -10 जूल, -20 जूल, -30 जूल, -40 जूल। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सही है। तुम देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम बताओ जो डाइपोल है, जो डाइपोल है वो कितनी डिग्री पर है मेरे लाल लालियों, ये 30 डिग्री के एंगल पर है। और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना दिया है, देखो यहाँ 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। और इस पर जो टर्क लग रहा है, इस पर जो टर्क लग रहा है, तुम तो जानते हो कि जब थीटा एंगल पर रखोगे तो टर्क भी लगेगा। यहाँ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, और टर्क का वैल्यू कितना दिया है मेरे लाल लालियों, टर्क का वैल्यू दिया है 10√3 न्यूटन इंटू मीटर दिया है, 10√3 न्यूटन इंटू मीटर दिया है। और तुमको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बताना है मेरे लाल लालियों, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बताना है। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, डाइपोल के दोनों पोल के बीच की दूरी दिया है, बट हम लोग इसके डाइपोल मूवमेंट को पी मान लेते हैं। पी ई दिया है, थीटा दिया है, टी दिया है, तो फिर हम तो पी निकाल ही लेंगे। ये बताओ, सबसे पहले बताओ टॉर्क का जनरल फार्मूला कितना, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। टॉर्क का वैल्यू दिया 10√3, 10√3, और पी का वैल्यू दिया, पी का वैल्यू मेरे को नहीं पता है, निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो 10⁵ दिया हुआ है, और साइन 30 डिग्री दिया है मेरे लाल लालियों। साइन 30 बोले तो 1/2, साइन 30 बोले तो 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P × 10⁵ बराबर हो जाएगा 20√3। तो बताओ मेरे लाल लालियों P बराबर कितना हो जाएगा, P = कितना हो जाएगा, तुम ढूंढो। तो ये 20√3/10⁵ हो जाएगा। तो P का वैल्यू तुम कुछ देर के लिए देखो, डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू, इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ना, कूलम इंटू मीटर पढ़ना है। तो चलो P का वैल्यू तो इतना निकल गया। अब रहा बात की W का वैल्यू, तो W का वैल्यू होता है -PE cos थीटा, -PE cos थीटा होता है। बोलो मेरे राजा, होता है कि नहीं, बोलो होता है कि नहीं। वर्क डन का वैल्यू -PE cos थीटा होता है कि नहीं। तो चलो -P के जगह पर तुम इतना भर दो, 20√3/10⁵ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रहने दो 10⁵, और cos 30 का वैल्यू भर दो, cos 30 डिग्री 10⁵ से 10⁵ कैंसिल हो गया, 10⁵ से 10⁵, ये देखो 20√3 और cos 30 बोले तो इसका वैल्यू √3/2, तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, √3 मिला के 3, ये कुल मिला के 30 हो जाएगा। और विथ निगेटिव साइन भी रहेगा मेरे लाल लालियों, विथ निगेटिव साइन भी रहेगा, और यूनिट तो जूल होगा ही। आप चुनो आंसर, बताओ बताओ छोटका आंसर बताओ कितना हुआ, बताओ जल्दी से,
कि ये देखो तुम W का वैल्यू कितना है -13 जूल, और ऑप्शन देखो -10 जूल, -20 जूल, -30 जूल, -40 जूल। तो बताओ कौन हुआ सही, बताओ कौन सही हुआ। अरे तुम लोग तो कमेंट का लाइन लगा दिया बे। चलो -30 जूल सही है, -30 जूल जो बेस्ट आंसर है मेरे लाल लालियों। चलो मेरे बालकों, चलो मेरे बालकों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो देखो, देखो मेरे लाल लालियों, कह रहे कि द वर्क डन, कौन सा डन, कौन सा डन। अरे हम उस डन की बात नहीं कर रहे हैं जो तुम समझ रहे हो, मैं तो वर्क डन की बात कर रहा हूं, मैंने किया गया कार्य की बात कर रहा हूं, और डन मूवी वाले डन की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे कि द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग ए डाइपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन। देखो फील्ड के डायरेक्शन से 180 डिग्री के एंगल पर जब उसको डाइपोल को रोटेट करेंगे तो वर्क डन कितना होगा। बात को समझो, समझो मेरे लाल लालियों बात को। ये तो तुम लोग खुद से भी बना सकते हो, बट मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। तुम बुक से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाओगे, क्वेश्चन को ढूंढ चुन चुन के बनाओगे, उसको कहाँ कहाँ है। तो चलो देखते हैं। मान लो कि एक डाइपोल है, इनिशियली ये डाइपोल जो है मेरे राजा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। इनिशियली जो डाइपोल है किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, यानी इसकी जो मोमेंट की डायरेक्शन है, जो P का डायरेक्शन है और E का डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। डेट मीन्स बोले तो θ1 कितना मेरे राजा, θ1 0 डिग्री हो जाएगा। अब कहता है कि इस डाइपोल को मूव कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, घुमा देते हैं, यानी इसको शिफ्ट कर देते हैं। डाइपोल के लोकेशन को जो है डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, मोमेंट की डायरेक्शन को हम लोग इधर से इधर कर देते हैं। तो अब बताओ, अब बताओ मेरे लाल लालियों θ2 कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। देखो इसने क्या बोला कि वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन, यानी फील्ड के डायरेक्शन से 180 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे लाल लालियों। और बताओ W का वैल्यू कितना, बताओ, सॉल्व करके बताओ, जल्दी से चुन के बताओ। तुमने तो सीखा है कि वर्क डन कितना -PE cos θ2 cos θ1, और ये वही बोलूँ -PE रहने दो, cos 180 डिग्री भर दो, cos 0 डिग्री भर दो। अब आ जाओ -P को -P ही रहने दो, फिर cos 180 बोले तो -1, और ये फार्मूले के cos 0 बोले तो -1, cos ये माइनस और फिर cos 0 कौन, ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिल के +2 हो जाएगा, यानी प्लस में 2P हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढो मेरे लाल लालियों, जल्दी से ऑप्शन ढूंढो। ऐसा कोई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अरे हमको दिख रहा है तो तुमको क्यों नहीं दिखेगा, तुम लोग तो मेरे से भी जवान आदमी हो, तुमको क्यों नहीं दिखेगा आंसर, जरूर दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ज़्यादा बेटर है, ऑप्शन नंबर बी काफ़ी खूबसूरत आंसर है, दैट मीन्स यही सही है। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये मेरे लाल लालियों, कर की एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यानी समझो, इतना क्वेश्चन से आगे बढ़ो। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है, यानी डाइपोल को हम लोग परपेंडिकुलर रख दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना रखे हैं, परपेंडिकुलर रख दिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर रख दिए हैं। फिर कह रहा है क्या कि देन द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब देखो शुरू में ये 90 डिग्री के पोजीशन पर है, और 90 डिग्री के पोजीशन से इसको फिर 180 पर डिफ्लेक्ट कर दिया, तो 180 से घुमा दिया जाता है। 180 से रोटेट करने का मीनिंग है कि तू इस पोजीशन पर रखे थे और यहाँ से 180 पर घुमा दो, मतलब सीधे इसके अपोजिट कर दो, सीधे इसके अपोजिट कर दो मेरे लाल लालियों, यानी सीधे इसके अपोजिट कर दो। तो देखो ये पहले एक्स एक्सिस के साथ इसकी एंगल 90 थी, एक्स एक्सिस के साथ इसकी एंगल 90 थी, और ये यहाँ 90 से फिर 180 पर रोटेट करता, 180 डिग्री से रोटेट कर देता है, तो ये 90
और फिर ये 180, कुल मिला के 270 डिग्री हो जाएगी, कुल मिला के 270 डिग्री हो जाएगी। तो बताओ मेरे लाल लालियो θ1 कितना, θ1 90 डिग्री और θ2 कितना मेरे लाल लालियो, तो ये 90 पहले से और फिर 180 से रोटेट करा दिया, यानी ये 270 डिग्री हो गई। तो अब बताना है तुमको वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का वैल्यू बताओ तुम कितना होगा, यानी कुल एनर्जी कितनी होगी मेरे लाल लालियों। वो एनर्जी का वैल्यू तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो। अरे कौन नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। तो चलो माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, याद हो गया ये फार्मूला। और बताओ तो ये P और E विथ निगेटिव साइन रहने दो। cos कितना डिग्री मेरे लाल लालियों, cos 270 डिग्री आप माइनस cos 90 डिग्री। तुमको तो पता है cos 270 भी 0 और cos 90 भी 0, तो ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, अंडा 0 मिला। आया ना मजा, शांति मिली, बोलो शांति मिली कि नहीं मिली। अरे मिल जाएगी, मिल जाएगी, तुम मेहनत करो मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। चलो फिगर के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलो मेरे लाल लालियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। देखो कर कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q, इलेक्ट्रिक चार्ज Q एंड -2Q, एक Q है, एक Q है और एक ये -2Q है। कर कि आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड लेंथ L। कर कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले तुम एक ट्रायंगल बनाओ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। ये मान लो पॉइंट A, ये मान लो पॉइंट B और ये मान लो पॉइंट C। ये कह रहा है तुम ढूंढो, कह रहा है कि पॉइंट A पर जो चार्ज है उसको तुम मान लो Q प्लस में, पॉइंट B पर जो चार्ज है उसको भी प्लस में Q मान लो, और पॉइंट C पर जो चार्ज है उसको माइनस में 2Q मान लो, और ईच साइड का लेंथ मेरे लाल लालियों L मान लो। तुमको तो पता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब चलो कह रहा है क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तुमको इस अरेंजमेंट की डाइपोल मोमेंट बतानी है। तो तुम देखो मैं एक चालाकी बताऊं, बोलो तू किसी को बताएगा नहीं ना, बोलो हाँ या ना, तुम किसी को बताओगे नहीं ना, मैं तुमको बता दूं, बोलो यस और नो में। हाँ मैं बता देता हूँ, तुम्हारी डिमांड है तो मैं जरूर बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, मैं क्यों नहीं बताऊंगा, अरे मैं जरूर बताऊंगा। तो चलो हम देखते हैं, ये जो -2Q चार्ज है, क्या इस -2Q चार्ज को -Q मान लो, इसको मान लो -Q और फिर मान लो -Q, यानी 2 को -Q मिला के एक -2Q हो जाएगी, नहीं बताओ, यानी -Q अगर तुम सोच लो तो देखो मेरे राजा, ये +Q है और ये -Q, इसके थ्रू अगर यहाँ तुम -Q सोचते हो तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट इधर से इधर होगा कि नहीं, -Q इधर से उधर हो जाएगा कि नहीं बताओ। चार्ज मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, इस डाइपोल मोमेंट के तुम P1 मान लो। और बताओ फिर इसमें का एक -Q तुम इसके साथ ले लो, ये +Q है, तो फिर ये डाइपोल मोमेंट -Q से +Q की ओर होगा कि नहीं, उसको तुम P2 मान लो। और तुम यहाँ देखो, बात ध्यान से देखो, जो P1 का मैग्नीट्यूड है और P2 का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों कितना हो जाएगा, तो चार्ज इंटू दोनों पोल के बीच की दूरी, तो Q इंटू 2L हो जाएगा। दोनों का वैल्यू बराबर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है मेरे राजा, दोनों के बीच के एंगल 60 डिग्री है। तो बताओ एक डाइपोल मोमेंट इधर, एक डाइपोल मोमेंट इधर, तो दोनों के बीच का रिजल्टेंट किधर, रिजल्टेंट दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा बताओ, रिजल्टेंट दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा, रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। और यदि उसको हम लोग P नेट मान लें तो P नेट का वैल्यू फार्मूले से यानी ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा P1 + P2, बट P नेट की मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये रूट अंडर हो जाए कितना बताओ, रूट अंडर P1² + P2² + 2P1 P2 cos थीटा हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा। तुम ध्यान से देखो P1 और P2 दोनों आपस में बराबर है,
इसको तुम P मान लो, तो P1 P2 अगर बराबर है तो तुम इसको भी P रख सकते हो, इसको भी P ले सकते हो। ये 2 P इंटू P बोले तो P स्क्वायर, cos 60 बोले तो 1/2, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। P स्क्वायर बोले तो 3 हो जाएगा, यानी ये रूट अंडर हो जाएगा 3 P स्क्वायर मीन्स √3 इंटू P। और P का वैल्यू तो तुम जानते हो कितना मेरे लाल नहीं हो, P का वैल्यू Q इंटू L। तो बताओ नेट डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, √3 इंटू Q इंटू L। ढूंढो जल्दी मेरे लाल लालियों। और देखो तुम ऑप्शन नंबर सी की तरफ नजरें गड़ाओ, दिखाओ, इससे नजरें मिलाओ सी से, और बिल्कुल ये सटीक आंसर है, यानी द बेस्ट आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन के लिए ये। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी यही आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं मेरे लाल लालियों। देखो एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आ गया तुम्हारे स्क्रीन पर, चलो ध्यान देना मेरे राजा। कह रहा कि 4 चार्ज, ये नहीं होगा, 4 चार्जेज आर प्लेस्ड ईच एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम द ओरिजिन से L डिस्टेंस पर है। कह रहा कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन की डाइपोल मोमेंट कितनी होगी। ये J ले लो, ये I ले लो, ये भी I यूनिट वेक्टर है। ये तुम यहाँ ध्यान से देखो, मान लो ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, यहाँ पर -2q चार्ज है, यहाँ पर -2q चार्ज, यहाँ +3q चार्ज है, यहाँ पर जो है तुम्हारा ध्यान देना, यहाँ पर जो है बाबू मेरे q चार्ज है। तुम सोचो मेरे लाल लालियो, ये जो 3q चार्ज है इसको मैं 2q प्लस में और 1q ले लेता हूँ। फिर यहाँ देखो ये जो -2q चार्ज है इसको -q और -q ले लो, -q और -q ले लो, तो तुम देखो ये +2q और -2q मिलके एक डाइपोल का फॉर्मेशन किया कि नहीं, एक डाइपोल का फॉर्मेशन किया कि नहीं बताओ। ये एक डाइपोल हो गया जिसकी मोमेंट जो होगी माइनस से प्लस की ओर हो जाएगी। मान लो कि इसको हम लोग यानी यहाँ की इसकी जो बीच की डिस्टेंस होगी ये भी L है और ये भी L है, तो ये √2 इंटू L हो जाएगा, ये √2 इंटू L हो जाएगा। और ये एंगल कितनी होगी मेरे लाल लालियों, ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगी, ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगी। तो ये जो डाइपोल है अगर मैं उसको P1 मान लूँ तो P1 का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मेरे लाल लालियों, तो ये 2q इंटू √2 इंटू L हो जाएगा, यानी 2√2 इंटू Q इंटू L हो जाएगा। इसको तुमने P1 मान लिया है। फिर ढूंढो ये +q और ये -q के बीच में भी तो एक डाइपोल है, इसके बीच में भी तो एक डाइपोल है, इसको मैं P2 मान लेता हूँ। तब P2 का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो हो जाएगा -q से +q की ओर, डिस्टेंस वही √2 इंटू L, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना Q इंटू √2 इंटू L हो जाएगा, डेट मीन्स √2 इंटू Q इंटू L हो जाएगा। अब चलो फिर देखो इस -q और इस +q के बीच में भी तो एक डाइपोल मोमेंट होगा, इसके बीच में भी तो एक डाइपोल मोमेंट होगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, ये √2 I इंटू Q इंटू L हो जाएगा। इसको तुम P3 ले लो, इसको तुम P3 ले लो। अब ढूंढो, देखो ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, दोनों 45 डिग्री का है। तो देखो इसका एक कंपोनेंट तुम इधर लोगे और एक कंपोनेंट इधर वर्टिकल लोगे, तो सबका x कंपोनेंट तुम ढूंढो। चलो तुम लोग रिजल्टेंट का x कंपोनेंट लेते हैं, यानी डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट के x कंपोनेंट की बात करें तो बोलो इसका इधर कंपोनेंट cos थीटा के साथ हो जाएगा, इधर cos थीटा के साथ हो जाएगा, तो तुम उसको लिख सकते हो P1 cos 45 डिग्री यूनिट वेक्टर I, बट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। फिर देखो इसको हमने P2 माना है, तो P2 का x कंपोनेंट बोले तो ये माइनस में हो जाएगा, P2 cos 45 यूनिट वेक्टर I, ये निगेटिव डायरेक्शन में मैंने I यहाँ लिख लिया है। फिर P3 cos 45 यूनिट वेक्टर I होगा, और इस I का भी इधर डायरेक्शन होगा इसलिए मैंने माइनस ले लिया है। अब तुम इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे लाल लालियों, ध्यान दो मेरे लाल लालियों। P1 की मैग्नीट्यूड कितना देखो यहाँ पर 2√2
Q इंटू एल, cos 45 बोले तो 1/√2, और सब में से आई कॉमन ले लीजिए, माइनस में होगा, इसका वैल्यू Q, इसका वैल्यू देखो √2 इंटू Q इंटू एल है, √2 इंटू Q इंटू एल, cos 45 बोले तो 1/√2, फिर ये ढूंढो तो इसका भी वैल्यू वही है, √2 इंटू Q इंटू एल, और cos 45 बोले तो 1/√2, सबका आई कॉमन ले लो। देखो ये √2 से √2 कट जाएगा, 2QL, ये भी √2 से √2 कट जाएगा, ये भी √2 से √2, ये -QL प्लस QL, कुल मिला के ये 0 हो जाएगा। कुल मिला के x कंपोनेंट कितना हो जाएगा मेरे लालियों, यानी मैं x कंपोनेंट की बात करूं तो ये 0 हो जाएगा। अब चलो y कंपोनेंट की बात करते हैं, y कंपोनेंट की बात करते हैं। तो देखो इसका y कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा, तो ये P1 साइन 45 डिग्री होगा और यूनिट वेक्टर प्लस j होगा। फिर इसका भी तुम y कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये P2 साइन 45 डिग्री होगा और यूनिट वेक्टर j होगा। और इसका जो है यूनिट वेक्टर ये माइनस में जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, P3 साइन 45 डिग्री और यूनिट वेक्टर j हो जाएगा। चलो P1 का वैल्यू रखो 2√2 Q इंटू एल, साइन बोले तो 1/√2, और देखो सबका j कॉमन ले लो, P2 की वैल्यू बोले तो ये √2 इंटू Q इंटू एल, साइन 45 बोले तो 1/√2, माइनस फिर से ये √2 Q इंटू एल, साइन 45 बोले तो 1/√2, सबके लिए यूनिट वेक्टर j ले लो। अब चलो ये ढूंढो, ये सीधे कट गया, एक प्लस में एक माइनस में, और ये √2 से √2 कट गया, बच गया कितना मेरे लालियों, तो ये 2Q इंटू एल बच गया, 2Q इंटू एल बच गया। और डायरेक्शन देखो तो j हो गया, डायरेक्शन देखो तो j हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बेस्ट आंसर है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको XY कंपोनेंट में तोड़ देना है, इसको भी XY कंपोनेंट में तोड़ देना है, इसको भी XY, सबका x वाला एक बार ले लेना है, प्लस में इसको ध्यान में रखते हुए सबका y वाला एक साथ ले लेना है। x कंपोनेंट 0 मिल जा रहा है, y कंपोनेंट इतना मिल जा रहा है, और y j की दिशा में होता है। मिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस जो डाइपोल मोमेंट होगा वो, उसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे सूटेबल आंसर है मेरे लालियों, बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले जो है यानी कि लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात चलेगी। तो चलो बच्चों मेरे लालियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने अपने घरों पर जो है सुख शांति से होंगे, निरोग होंगे, और लॉकडाउन के पीरियड में भी हंसते मुस्कुराते होंगे और अपने काम में व्यस्त रहेंगे। जय हिंद।